हेलो एवरीवन। तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए यह बूस्टर 16 होगा। अब तक 15 बूस्टर हो चुके हैं और जीएस में जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं। साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी अब इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और 2016 की परीक्षा जो कि हुई 2019 में, उसमें भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों को मैंने 2025 के आंकड़ों से अपडेट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न पूछे गए थे, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। सारे वीडियोस देखते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जीएस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीडियोज सारगर्भित रहने का प्रयास करता हूँ, गागर में सागर। यही हमारा उद्देश्य होता है कि कम समय में आपको मैक्सिमम नॉलेज दे पाऊँ। अगर मैं अपने उद्देश्य में तनिक भी सफल हूँ तो आप लोग इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बूस्टर डोज 16, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सेबी के 10वें अध्यक्ष बन गए हैं तुहिन कांत पांडे। आपको याद होगा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी माधवी पुरीबुच। आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो इनके ऊपर मुकदमा चलाने की बात चल रही है। और अब फिलहाल 28 फरवरी को ये रिटायर हो चुकी हैं। उनकी जगह पर आ गए हैं तुहिन कांत पांडे। ये हमारे वर्तमान वित्त सचिव हैं, जिनको सेबी के 11वें अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में आपको मिलेगा, और अध्यक्ष यहाँ पर आपको पता ही है तुहिन कांत पांडे चुने गए हैं। कुछ नई नियुक्तियाँ जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि संजय मल्होत्रा जी का नाम याद रखना। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, रिटायर हो चुके हैं। अब 26वें गवर्नर चुने गए हैं संजय मल्होत्रा, ये नाम याद रखना। और शक्तिकांत दास रिटायर भले ही हो चुके हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री जी की सेवा में हैं। ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? ज्ञानेश कुमार बनाए गए हैं। ये 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और साथ ही साथ वी अनंत नागेश्वरन का नाम भी याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ये कौन है? ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 साल से बढ़ाया गया है। ये नीति आयोग के CEO के पद पर कार्यरत हैं। अब इनका जो कार्यकाल होगा वो 1 साल से एक्सटेंड किया गया है। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो मैं कई बार बता चुका हूँ। अब आप कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ठीक है। हैरत महोत्सव, हैरत का मतलब रात्रि से होता है, तो रात्रि महोत्सव ये शिवरात्रि पर मनाया जाता है। हैरत, हैरत माने रात्रि, तो रात्रि महोत्सव ये शिवरात्रि पर होता है। जम्मू कश्मीर में इसे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। और एक नाम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है बात, क्योंकि यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की हो रही है, तो तासी रावस्तान का नाम याद रखना। तासी रावस्तान, आपको पता है ना कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वो एक ही है, तो उसके जो चीफ जस्टिस चुनी गई हैं वो हैं तासी रावस्तान। ये नाम याद रखना, ये नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख त्यौहार जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एक तो आपका हैरत हो ही गया, इसके अलावा एक होता है तवी फेस्टिवल, जम्मू तवी से तवी फेस्टिवल। एक होता है कंचोथ फेस्टिवल, बंगास फेस्टिवल, अहरबल फेस्टिवल और खीर भवानी मेला। और एक होता है चिनार बुक फेस्टिवल। ये सारे जो फेस्टिवल हैं ये जम्मू कश्मीर में ही मनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ नेशनल पार्क भी हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो इसमें तो मुख्य रूप से दाचीगाम, छितवाड़ और सलीम नेशनल पार्क, ये 3 नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 3 ही हैं। ठीक है। इसके अलावा साबा महिला चैंपियनशिप 2025, अब नाम में देखो साबा जुड़ा हुआ है, तो ये दक्षिण एशिया, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन का महिला चैंपियनशिप है। तो बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है ये, साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा महिला चैंपियनशिप 2025। तो यह तीसरा संस्करण था जिसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, और भारत भारत जो है विजेता भी बना है। भारत टॉप पर है। भारत ने किसको हराया था? मालदीव को हराया था। रनर अप कौन रहा है? मालदीव रहा है। ठीक है। सावा का मतलब होता है साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, मैंने आपको बताया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये प्रतिवर्ष 28 फरवरी को होता है। अब आप एक बात बताओ या रिमाइंड करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है वो कब होता है? क्या आपको याद है? याद करो और कमेंट करो, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्यों? क्योंकि 28 फरवरी सन 1928 को रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। रमन इफेक्ट की खोज किसने की थी? डॉक्टर सीवी रमन ने की थी।
और इनको इसी काम के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। कब? 1930 में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? 28 फरवरी को। तो याद रखना कि जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होगा ये कब होता है, बताओ? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये होता है वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को, ठीक है, ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात हो रही है नेशनल साइंस डे के बारे में। 2025 में इसकी थीम याद रखना, हालांकि थीम पूछी नहीं जाएगी क्योंकि इतनी बड़ी थीम कौन याद रख पाएगा, फिर भी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर ए डेवलप्ड इंडिया, ये इसकी थीम है। तो थीम थोड़ी छोटी नहीं लग रही है? 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन, कोई बात नहीं, ये पूछी नहीं जाएगी। बस 28 फरवरी याद रखना, नेशनल साइंस डे, और वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर, ठीक है। EFIR दर्ज करने वाला पहला राज्य बन गया है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो विलगाम पुलिस स्टेशन है वहाँ पर सबसे पहले EFIR व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज की गई है। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, हालांकि आने वाले समय में आप और भी जगहों पर देख पाएंगे EFIR दर्ज होते हुए, लेकिन पहली बार इसे विलगाम पुलिस स्टेशन जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गिद्ध हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिद्ध जो हैं ये सबसे ज़्यादा विलुप्त होने वाले जो पक्षी हैं उनकी श्रेणी में रखे गए हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव लिस्ट में ये हैं। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में एक गिद्ध गणना की गई है। 2 चरणों में यह गिद्ध गणना होगी, पहली तो फरवरी में हो चुकी है, दूसरी अप्रैल मई में की जाएगी। तो फिलहाल 2025 की जो पहली यानी कि फर्स्ट स्टेज की जो गिद्ध गणना की गई है उसमें MP में कुल 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। अब देखते हैं सेकंड स्टेज की जो गणना होगी उसमें संख्या क्या रहती है, सेम यही रहती है, घटती है, बढ़ती है। तो फिलहाल ये देखा गया है कि पिछले साल की तुलना में 2024 की तुलना में इस साल गिद्धों की संख्या में वृद्धि तो दर्ज हुई है। 2024 में जो गिद्ध थे उनकी संख्या 10,854 देखी गई थी, इस साल 12,981 है, तो वृद्धि थोड़ी सी हो रही है, ये शुभ संकेत है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता दें कि गिद्धों की संख्या इतनी तेज़ी से क्यों कम हो गई थी। 2 दवाएं थी जिनको फिलहाल तो सरकार ने अब इनके मैन्युफैक्चरेशन पर, उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दवाएं थी नेमोसलाइड और डाइक्लोफेनाक। क्या होता था कि जानवरों को ये दवाएं दर्द निवारक के रूप में दी जाती थी, लेकिन उसके बावजूद जो जानवर मर जाते थे उनका मांस खा के ये जो गिद्ध होते थे उनको सांस लेने की बीमारी हो जाती थी, धीरे धीरे वो भी मर जाते थे। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, ये प्रतिवर्ष होता है 7 सितंबर को, और गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में, महाराजगंज में। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि गिद्धों के लिए विश्व का पहला जो संरक्षण और प्रजनन केंद्र है यह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये महाराजगंज में है। एक सूफी महोत्सव है जिसमें सूफी संगीत, कविता और नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसको नाम दिया गया है जहान खुसरो। खुसरो एक सूफी संत थे, तो उन्हीं के नाम पर इस जो महोत्सव का आयोजन किया गया है जहान खुसरो, और इसे रूमी फाउंडेशन ने आयोजित किया है। तो ये नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है 2025 में, ठीक है, याद रखना। जहान खुसरो नामक जो सूफी महोत्सव है इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। मोधवेश महोत्सव, ये आपको बताना है, ये आपके लिए एक प्रश्न है क्योंकि इसके पहले इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपको ये बताना है कि ये जो मोधवेथ महोत्सव है यह किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? टोडा, भोटिया, सेंटिनल या फिर अन्य? तो फटाफट इसका जो है कमेंट करके आंसर बताओ, आगे मैं इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। इसके बाद एक होता है डेजर्ट हंट 2025 नामक ये जो अभ्यास है। डेजर्ट माने रेगिस्तान होता है। डेजर्ट हंट 2025 यह अभ्यास जोधपुर में आयोजित किया गया 24 से लेकर 28 फरवरी के बीच में। किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। दिया सलाई नामक एक किताब आई है जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है। यह जो ऑटोबायोग्राफी है वो कैलाश सत्यार्थी जी की है। आपको याद होगा 2014 में कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की जो एक लेडी हैं मलाला यूसुफजई, तो इन दोनों को ये जो पुरस्कार था संयुक्त रूप से दिया गया था। तो 2014 का जो शांति नोबेल पुरस्कार था वो संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया था, ठीक है। उनकी आत्मकथा आई है, नाम है इसका दिया सलाई।
इसी के साथ याद रखिएगा कि ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक एक आत्मकथा आई है, और ये आत्मकथा किसकी है? दीपा मलिक जी की है। ठीक है। विटनेस, विटनेस की हिंदी क्या होती है? साक्षी। जी हाँ, तो अपने ही नाम पर, यानी कि उसका इंग्लिश में कर दिया है यहाँ पर ट्रांसलेशन। तो विटनेस नामक जो ऑटोबायोग्राफी है यह साक्षी मलिक की है। आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुटी क्रिकेट स्टोरी नामक जो ऑटोबायोग्राफी है ये आर अश्विन की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अभी याद रखना कि गोवा में 26 फरवरी को, कब? 26 फरवरी को कहाँ पर? गोवा में एडमिरल के.एम. रामकृष्णन के द्वारा प्राचीन सिले जहाज़ों का शुभारंभ हुआ है। सिले जहाज़ मतलब प्राचीन काल में जहाज़ जिस तरीके से बनते थे, मतलब एक तरीके से उनकी सिलाई होती थी, तो उस प्रकार से सिले हुए जहाज़ों को यहाँ पर बनाना शुरू किया गया है। इस जहाज़ का निर्माण जो है वो लकड़ी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक रेजिन से किया गया है। अब कुछ प्रश्न स्टैटिक जीके से, और ये प्रश्न टेस्ट सीरीज से लिए गए हैं जो कि स्पेशली UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है। तो जैसे कि बिब्लियोमेट्री क्या होता है, आपको बताना है कि बिब्लियोमेट्री क्या होता है। तो पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण या फिर पुस्तकालय सेवा। तो जैसा कि आप जानते हैं बिब्लियोमेट्री क्या है, बताओ? तो ये है सूचना प्रबंधन उपकरण, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है। पूछा था कि इंटरनेट क्या है, खैर ये बहुत आसान सी बात है, आप बता लेंगे इसके बारे में। विकल्प डी सही होगा, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। इनमें से कौन से दो ऐसे स्थल हैं जो कि यूपी में हैं? तो आलमगीरपुर मिलेगा आपको यूपी में, और हुलास भी मिलेगा आपको यूपी में। लोथल कहाँ पर मिलेगा? तो लोथल मिलेगा आपको गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर मिलेगा? तो राजस्थान में। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके के द्वारा चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी, स्टेडियम के। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन देखिए, स्मृतियों में उल्लिखित आपद कर्म के विषय में कौन सा एक सत्य है? इसका तात्पर्य था कर्तव्य त्याग। इसकी अनुमति केवल क्षत्रियों के लिए थी। इसका तात्पर्य था कि ब्राह्मणों द्वारा राजाओं के लिए किए गए विशेष यज्ञ। इसका आशय था विपत्ति काल में, आपद मतलब विपत्ति होती है, विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो ये विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी जो संप्रदाय था इसका संबंध बौद्ध मत, जैन मत, वैष्णव मत और शैव मत में से किससे संबंधित है? ये तो इसका विकल्प है जैन मत से संबंधित है स्थानकवासी। और अगला है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वो कहाँ कहाँ पर हुई हैं। अब यहाँ पर पूछा गया था कि जो पहली बौद्ध संगीति थी ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो निश्चित रूप से चारों आपको पता होना चाहिए, और इसका तो उत्तर फिलहाल 24 का ए हो जाएगा, राजगीर में, यानी कि राजगीर में हुआ था। अब आपके लिए होमवर्क बस ये है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि बौद्ध धर्म की जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनका समय बताना है आपको, और वो किसके शासन काल में हुई थी ये बताना है, और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, और डेफिनेटली जो आंसर देगा उसके एग्जाम में भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही रहेंगे। शीघ्र मिलते हैं आपसे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बाकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।